Hello everyone, welcome back to all of you once again. Our YouTube channel विधि ज्ञान लीगल नॉलेज. मैं एडवोकेट हिमानी शर्मा. चैप्टर 6 CRPC हम लोग डिस्कस कर रहे थे. प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं. इसमें अब तक हमने समन को पढ़ा, वारंट को पढ़ा, उद्घोषणा और कुर्की के बारे में भी बात की. अब इन आदेशिकाओं के रिगार्डिंग जो अदर रूल्स दिए गए हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी हैव टू कंटिन्यू चैप्टर 6 पार्ट सी, सेक्शन 87 टू सेक्शन 90. तो इन आदेशिकाओं से संबंधित अदर रूल्स कहाँ दिए गए हैं? सेक्शन 87 से 90 तक. इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट. सेक्शन 87 रीड विद सेक्शन 204 CRPC. देखिए, जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का कोग्निजेंस संज्ञान ले लेते हैं तो उनके संज्ञान लेने के बाद ही इश्यू ऑफ प्रोसेस होती है, आदेशिका जारी होती है. तो धारा 204 के अकॉर्डिंग ही ऐसी आदेशिकाएं जारी की जाती हैं. तो इसका सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कि जब मजिस्ट्रेट ने किसी अपराध का संज्ञान ले लिया तो यदि उसे लगता है कि ये समन मामला है तो वो अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन जारी करेगा, और यदि उसे लगता है कि भाई ये तो वारंट मामला है तो कोर्ट ऐसे मामलों में वारंट जारी कर सकता है, या अगर उसे ठीक लगे एज ही थिंक्स फिट तो वो समन भी जारी कर सकता है. मतलब समन मामलों में समन जारी करेगा और वारंट मामलों में उसके पास दोनों ऑप्शन हैं, चाहे तो वो वारंट जारी करे या चाहे तो वो समन जारी करे. अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मजिस्ट्रेट बाध्य है कि वो समन मामलों में समन ही जारी करे? तो धारा 87 इसका एक अपवाद बताती है, जो कोर्ट को ये पावर देती है कि समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी कर सकता है. तो देखते हैं सेक्शन 87. इश्यू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स, समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना. तो ये कहता है कि न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में, कौन से मामले? इस संहिता के द्वारा जिस मामले में उसको समन जारी करने के लिए एम्पावर किया गया है, तो रीजन रिकॉर्ड करने के बाद वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर सकता है. कौन से मामले में? जिस मामले में उसको समन जारी करने के लिए एम्पावर किया गया है. ठीक है जी. तो दो परिस्थितियां बताई गई हैं सेक्शन 87 में. पहली परिस्थिति ये है कि अगर कोर्ट को समन जारी करने से पहले ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति समन का पालन नहीं करेगा, तो कोर्ट समन जारी करने से पहले ही वारंट जारी कर सकता है. या अगर कोर्ट ने समन जारी कर दिया, समन तो जारी कर दिया, उसके बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो फरार हो गया है या समन के पालन में हाजिर नहीं होगा, तो कोर्ट समन के स्थान पर वारंट जारी कर सकता है. तो ये तो हुई पहली परिस्थिति. क्या बताया गया इसमें? कि अगर कोर्ट को समन जारी करने से पहले ऐसा लगे कि वो व्यक्ति समन का पालन नहीं करेगा, तो कोर्ट समन जारी करने से पहले ही वारंट इशू कर सकता है. या अगर समन तो जारी कर दिया, उसके बाद कोर्ट को ऐसा लगे कि वो फरार हो गया है या समन का पालन में हाजिर नहीं होगा, तो भी वो समन के स्थान पर वारंट जारी कर सकता है. ठीक है जी. तो ये तो हुई पहली परिस्थिति. अब दूसरी परिस्थिति ये आती है कि कोर्ट ने किसी की उपस्थिति के लिए समन जारी कर दिया और उस पर समन की तामील भी हो गई. समन जारी कर दिया और समन की उस पर तामील भी हो गई. ठीक है जी. उसको टाइम दे दिया गया कि भाई इस डेट को तुम्हें कोर्ट में हाजिर होना है, और वो बंदा तब भी नहीं हाजिर होता, ना ही कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है उसके पास. तो कोर्ट को पावर है कि वो समन के स्थान पर वारंट जारी कर सकता है. अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये बनता है कि कब न्यायालय समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी कर सकता है. तो आपको सेक्शन 87 ध्यान में रखना है, दोनों परिस्थितियां ध्यान में रखनी है. ठीक है जी. अब इंद्र मोहन गोस्वामी 2007 का एक जजमेंट है जिसमें ये कहा गया कि न्यायालय समन मामलों में समन जारी कर सकता है और समन के स्थान पर वारंट भी जारी कर सकता है, और कोर्ट की ये डिस्क्रेशनरी पावर है, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो समन मामलों में समन ही जारी करे. तो सेक्शन 87 हमारा कंप्लीट हुआ. अब देखते हैं सेक्शन 88, पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, हाजिरी के लिए बंद पत्र लेने की शक्ति.
तो क्या कहा गया कि न्यायालय का वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन सा जो किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए या गिरफ्तारी के लिए समन या वारंट जारी करने को इम्पावर है। ठीक है, पावर है उसको समन वारंट जारी करने की। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति अगर उस कोर्ट में मौजूद है, आ गया वो व्यक्ति, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उससे ये रिक्वायर कर सकता है कि भाई तुम बॉन्ड एग्जीक्यूट करो विद और विदाउट श्योरिटीज, प्रतिभों के साथ या प्रतिभों के बिना, कि जब भी तुम्हें बुलाया जाए तुम्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ हाजिर होना पड़ेगा? या तो उसी कोर्ट में जिसने समन वारंट जारी किया है या उसी कोर्ट में जिसे मामला ट्रायल के लिए ट्रांसफर किया गया है। अब एक केस देख लेते हैं, पंकज जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पंकज जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट 23 फरवरी 2018 का एक केस है। इसमें एक व्यक्ति को CBI कोर्ट में हाजिर होना था। ठीक है, तो जब वो कोर्ट में हाजिर हुआ तो कोर्ट ने उसे बेल देने से मना कर दिया और उसे कस्टडी में ले लिया, बॉन्ड नहीं लिया उससे। तो वो हाई कोर्ट गया, वहां उसकी अपील खारिज कर दी गई। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसने वहां पर ये आर्गुमेंट रखे कि कोर्ट के सामने मैं तो हाजिर हो गया था, और धारा 88 तो ये कहती है कि जब कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में मौजूद हो जाता है और बॉन्ड भरने को रेडी है तो कोर्ट को बेल देनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 88 में जो मे वर्ड यूज किया गया है, मे वर्ड यूज किया गया है, तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट को बॉन्ड लेने के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर पावर कोर्ट को दी गई है, ना कि उस व्यक्ति को जिसे कोर्ट में हाजिर होना है। अब इस केस में एक बात और कही गई कि धारा 88 में जो ये व्यक्ति वर्ड यूज किया गया है, इसमें एनी पर्सन आ सकता है, कोई भी व्यक्ति, और इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो कि अभियुक्त नहीं है और साक्षी के तौर पर कोर्ट में उपस्थित होने वाला है। मतलब मुजरिम भी आ सकता है इसके अंदर और गवाह भी। अब देखते हैं सेक्शन 89, अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, हाजिरी का बंद पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। देखिए, अगर धारा 88 में किसी भी व्यक्ति ने बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया कोर्ट के सामने कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं हाजिर हो जाऊंगा, बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया, तो वो एक तरीके से बाउंड हो गया, आबद हो गया। ठीक है, और अगर बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के बाद वो नहीं हाजिर होता, ब्रीच ऑफ बॉन्ड कर दिया उसने, तो अब क्या होगा? तो सेक्शन 89 कहता है कि कोर्ट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको ये पावर है कि वो वारंट जारी कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और कोर्ट के सामने पेश किया जाए। सेक्शन 88 में क्या था? हाजिरी के लिए बंद पत्र लेने की शक्ति बताई गई। और 89 में क्या है? अगर बंद पत्र को भंग करता है वो व्यक्ति तो उसके लिए वारंट भी जारी करने की पावर है। अब देखते हैं लास्ट सेक्शन 90, प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट ऑफ अरेस्ट। इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना। तो क्या कहता है ये कहता है कि इस चैप्टर के समन और वारंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है, समन और वारंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है, उन्हें जारी करना, उनकी तामील कराना और निष्पादन संबंधी सारे प्रोविजन की बात की गई है। तो वो इस संहिता के अधीन जारी किए गए हर समन और वारंट पर इसी तरह अप्लाई होंगे। सीधा सीधा इतना ही कहा गया बस इस सेक्शन में कि इस चैप्टर में कौन से चैप्टर की बात की जा रही है? चैप्टर नंबर 6 की। ठीक है, कि इस चैप्टर में समन और वारंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो इस संहिता के अधीन जारी किए गए हर समन और वारंट पर इसी तरह अप्लाई होंगे जिस तरह पर यहाँ हुए हैं। ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।